सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ महविश अनस और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त सियासी जंग छिड़ी हुई है और इस जंग में अपोजिशन और हुकूमती जो रहनुमा हैं उनकी ज़ुबानें फिसल रही हैं। अपोजिशन और हुकूमत की जानिब से कौमी असम्बली में गैर जिम्मेदाराना बयानात दिए जा रहे हैं और उनको इस बात का एहसास भी नहीं है कि उनकी जानिब से क्या क्या बयानात दिए जा रहे हैं। इल्ज़ामात और बयानात में सियासतदान इतने आगे बढ़ चुके हैं कि उन्हें खुद नहीं अंदाज़ा होता कि वो क्या कह रहे हैं और फिर बाद में वजाहतें आ जाती हैं। जी हाँ, मेरा इशारा रहनुमा नून लीग अयाज सादिक और वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब की जानिब है। ऐसे बयानात दिए ही क्यों जाते हैं जिसका अजाला वजाहतें भी ना कर सकें। इस सियासी गर्मा गर्मी में अवाम पिस कर रह गए हैं। अवामी मसाइल से दो चार मगर कोई पुरसाने हाल नहीं है। तहरीक इंसाफ की 2 साला हुकूमत ने महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान जो कि एक ज़राई मुल्क है जिसको उसूलन दुनिया में गंदम और चीनी बरामद करनी चाहिए, वो दरामद कर रहा है। आज से 2 साल पहले 20 किलो आटे का थैला 640 रुपए में फरोख्त किया जा रहा था और आज इसकी कीमत 1000 रुपए से भी तजावुज कर गई है। आज से 2 साल पहले फी किलो चीनी 55 रुपए में दस्तयाब थी और आज इसकी कीमत 100 रुपए से तजावुज कर गई है। वजीर आजम इमरान खान ने खुद ये बात कही है कि इस वक्त असल ऑपोजिशन महंगाई है, मगर महंगाई पर काबू पाने के लिए टाइगर फोर्स को काम पर लगा दिया है, जबकि हुकूमत ऑपोजिशन से निपटने में मसरूफ है। अगर हुकूमत महंगाई पर काबू पा लेती तो आज ऑपोजिशन का मुकाबला बाआसानी किया जा सकता था। हुकूमत अवामी मसाइल और किए गए वादों पर गौर करती तो आज जवाब देने में आसानी होती। दूसरी जानिब गिलगित के इंतखाबात करीब हैं। वज़ीर आज़म ने आज गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किया और ऐलान किया है कि हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबाई हैसियत देने का फैसला कर दिया है। क्या गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने से वहाँ के लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे और गिलगित बल्तिस्तान में कौन बाजी मारेगा? इन्हीं तमाम मौज़ूआत के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। अपने पहले क्लिप की जानिब बढ़ेंगे क्योंकि ये तमाम मसाइल तो एक तरफ, लेकिन मुल्क में जो कोरोना की दूसरी लहर है वो इस वक्त खतरनाक हद तक बढ़ गई है। केसेस इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से कंट्रोल होगा। इस पर आपको क्लिप दिखाते हैं, फिर बात करेंगे। नाज़रीन, दुनिया में हर 10 में से एक शख्स इस वक्त कोरोना वायरस में मुब्तला है। लगारी साहब, आलमी इदारे सेहत की जानिब से भी जिस तरह से इंदिया दिया गया है, तशवीश का इजहार किया गया है, आपको लगता है कि दुनिया मुकाबला कर सकेगी अगर ये ख़तरनाक हद तक बढ़ता है वायरस? एक तो ये है कि ये ख़ास फ़िज़ा में, ख़ास मौसम में पिछले साल भी जब ये शुरू हुआ था तो 2019 में जी, तो उस वक्त जो है वो सर्दियों के मौसम में आया था और सर्दियों का आगाज़ है तो शायद इसमें बढ़ रहा है और दुनिया अल्लाह करे कि इसकी वैक्सीन आ जाए और इस पर काबू पा लिया जाए। यूरोप में जो है ये बढ़ रहा है और उससे मैं तो ज़ाती तौर पर परेशान हूँ कि मेरे बच्चे हैं वहाँ पर बरतानिया में, तो मैं ये चाहता हूँ कि हम सबको यहाँ पर और जो दुनिया में जहाँ भी हैं वो कम से कम अपनी हद तक एहतियात ज़रूर करें और एहतियात करने से ही हम इस सूरत हाल पर जिस तरह से चीन ने किया और काबू पाया उस पर, इसी तरह से यूरोप को भी काबू पाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान में अमली तौर पर कोई इक़दामात नज़र नहीं आ रहे। पहले तो फिर लोग मास्क पहन लेते थे, SOPs का ख्याल रख रहे थे, अब ये चीज़ भी नज़र नहीं आ रही। इसकी क्या वजह? मेरे ख्याल में पाकिस्तान में लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया। उसका सबब है ये कि जब ये आगाज़ हुआ था इसका तो यहाँ पर सिंध हुकूमत ने इसको सीरियस लिया था किसी हद तक, लेकिन वज़ीर आज़म ने और वफाकी काबीना ने और जो जहाँ जहाँ वज़ीर आज़म के सूबों में हुकूमत है वहाँ इसको सीरियस नहीं लिया गया। जब वो बिल्कुल सर पर आ गया तो फिर उन्होंने कहा अरे यार ये तो मुसीबत आ गई है। फिर उन्होंने आखिर वक्त तक लॉकडाउन के हक में नहीं थे। फिर उन्होंने नई इस्तिलाहात निकाली, एक स्मार्ट लॉकडाउन, फिर एक मिनी स्मार्ट लॉकडाउन, फिर इस तरह के जो है वो निकाले और इस तरह से वो कोई स्मार्ट वो नहीं थे। ये कुदरत का एहसान है। लगाई साहब, उस वक्त भी विफाक और सिंध के दरमियान इस बात को लेकर तनाज़ा था। अगर आने वाले दिनों में केसेस बढ़ते हैं और सिंध हुकूमत ऐसा कोई फैसला करती है तो क्या फिर ये एक तनाज़ा बन जाएगा सिंध? मेरा भी ये ख्याल है कि वफाक को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, इसलिए कि उसको बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए, वज़ीर आज़म को भी और उनकी काबीना को भी, और इस ख़तरे से निपटने के लिए एक सॉलिड किस्म के एक्शंस लेने चाहिए। सिर्फ ये कि सिंध चूँकि कर रहा है उसकी मुखालफत करनी है और चूँकि वो एक काम कर रहा है और उसको ज़रूर उसकी मुखालफत करके और हमने उसकी अहमियत को कम करना है, तो ये रुझान ख़तरनाक है, ये रुझान को फ़ायदा नहीं देगा। ठीक है,
नाज़रीन, अपने अगले क्लिप की जाने बढ़ेंगे और बात करेंगे फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों से। जिस तरह से आज़ादी इजहार राय के नाम पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाकों की तशहीर हुई, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा इस वक्त इंतहाई रंजीदा है, गुस्से में है। इस पर बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन अफजल खान साहब क्या कहते हैं, आपको क्लिप में सुनवाते हैं कि ये हुकूमत का प्रोजेक्ट नहीं है और ना ही इसे हुकूमती हिमायत हासिल है, लेकिन लगारी साहब उनकी जानिब से कोई अमली तौर पर इकदामात भी सामने नहीं आए इसकी मुखालफत में। आप क्या समझते हैं कि पूरी मुस्लिम वर्ल्ड को इस हवाले से क्या इकदामात करने की ज़रूरत है कि दोबारा किसी की हिम्मत ना हो ऐसा करने की? एक तो कि हमें ये देखना चाहिए, ये जिस तरह से कह रहे थे जनाब अफजल खान साहब, दुनिया भर में राइट विंग का एक मसला है। वो एक्सट्रीमिज्म होता है, एक्सट्रीमिस्ट होता है, वो रास्ता इंतहा पसंदी का अख्तियार करता है, वो लोगों की जो मारूजी हालात होते हैं उनके मुताबिक नहीं होता है, वो एक एजेंट का किरदार अदा करता है। दुनिया भर में उसका एक ट्रेंड होता है राइट विंग का कि लोगों के लिए मसाइल पैदा करे, लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करे, लोगों के लिए तकलीफ़ पैदा करे, और यही जो है वो फ्रांस में किया गया है। और फ्रांस के क्या, बल्कि इस वक्त तो यूरोप में राइट विंग का ही राज है और वही आकर इंतहा पसंदी का राज है। और ये इंतहा पसंदी भी किसी न किसी इंतहा पसंदी का ही रिएक्शन है। अगर एक तरफ से इंतहा पसंदी ना होती तो दूसरी तरफ से भी इंतहा पसंदी ना होती, लेकिन किसी को ये हक नहीं दिया जा सकता है किसी भी तरीके से कि वो हमारे मजहबी शियार का उसको तज़हीक का निशाना बनाए। सरकार रिसालत इमाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई गुस्ताखाना बात कहे, कोई लफ्ज़ लिखे, कोई लकीर खींचे, कोई ऐसा खाका बनाए, इस तरह की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्हें खुद भी मालूम है। लेकिन चार्ली एब्डो पर क्या हुआ था, हमें बहुत अफसोस है वहाँ जो लोग मारे गए, लेकिन आप क्यों ऐसा रास्ता अख्तियार करते हैं जिससे लोगों के, ये आज़ादी इजहार नहीं है, आज़ादी दिल आज़ारी और चीज़ है भाई, आज़ादी इजहार और चीज़ है। ये आज़ादी इजहार कहाँ से हो गई कि आप जो है करोड़ों अरबों इंसानों की दिल आज़ारी करें और उनके दिलों पर जो है आप छुरियाँ चलाएं और आप जो है कहें जनाब ये तो हमारी आज़ादी इजहार है। व्हाट इज दिस आज़ादी इजहार? इस आज़ादी इजहार को हम नहीं मानते हैं। अच्छा, हमारे लिए तो मुश्किल है, हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में तो हम उनको नबी और रसूल समझते हैं और हम उनका इसी तरह एहतराम करते हैं जिस तरह तमाम अंबिया का एहतराम करते हैं। तो हमारे लिए तो ये है ही नहीं, हमारे तसव्वुर में भी नहीं है, वहम गुमान भी नहीं है कि हम उनके अंबिया के बारे में ज़रा सा भी बात जो है इस तरह की सोचें जो उनकी मर्तबत और उनके शान के खुदा न खास्ता मुनाफी हो। हम तो ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या इस तरह से अगर हम, लेकिन मैं एक बात और भी कहता हूँ, वो खुद यानी जो वहाँ पर यूरोपीय लोग हैं वो अपने अंबिया का भी एहतराम नहीं करते हैं। उन्होंने जिस तरह की फिल्में बनाई हैं, जिस तरह की चीज़ें दिखाई हैं, वो अंबिया के शायान शान नहीं हैं। क्यों आप मजहबी जज्बात को क्यों आप गेख्त करते हैं? क्यों आप वहाँ पर आप पेट्रोल डालते हैं जहाँ पर आग लग सकती है? ये कौन सा तरीक़ाकार है? इस तरह के खाके चाहे वो स्वीडन में छपें, चाहे वो नॉर्वे में हूँ, चाहे वो फ्रांस में हूँ, चाहे दुनिया के किसी कोने में हूँ, वो काबिल कबूल नहीं है और दुनिया को भी काबिल कबूल नहीं। साहब, ये जैसे आपने बात की, पहले भी ये मामला काफ़ी दफ़ा उठ चुका है। हम क्या बीइंग अ मुस्लिम हम लोग क्या सही तरह से मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहे? हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ एक और गलती है, हमारे यहाँ एक और गलती है, हमारे यहाँ एक गलती है। वही चीज़ें आप मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर शेयर की जाती है और ये साथ में कर दिया जाता है कि आप जिसने ये सब किया है उस पर लानत भेज कर इसको फॉरवर्ड कर दो। भाई आप इसको फैला रहे हैं, आप तो इन चीज़ों को, या मुसलमान जो हैं वो खुद अपनी सोसाइटी में फैला रहे हैं। ऐसी गंदी चीज़ें जो होती हैं, जो शायान शान नहीं होती हैं अंबिया के और बुजुर्ग शख्सियात के, आप उन चीज़ों को वहीं डिलीट क्यों नहीं करते हैं? आप और आगे बढ़ा देते हैं, फिर और आगे चलता है, फिर और आगे चलता है। ये तरीक़ाकार ख़त्म होना चाहिए। हम अपने नबी अकरम के और तमाम जितने भी अंबिया हैं हम सबका एहतराम करते हैं और हमें उनके एहतराम के पेश नज़र ऐसी कोई बुरी चीज़ हमारी नज़र के सामने आए तो हम किसी दूसरे तक ना पहुँचाएँ और फिर ये कि जी देखिए क्या हुआ है, आप भी लानत भेजें, हम भी लानत भेजते हैं और फॉरवर्ड कर दें। ये कोई तरीका कार नहीं। हम कम अज़ कम ये तो कर सकते हैं कि उस गंदे मवाद को
हम और आगे तो ना बढ़ाएं ना, ये कर रहे हैं यहाँ पर बड़े हुब्बे अम्बिया की हुब में इस तरह का किया जाता है, नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा है। नाज़रीन, कुछ महंगाई के हवाले से बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा तवज्जो चीनी और गंदुम पर देने का दावा करती है, लेकिन सबसे ज्यादा बद इंतजामी भी इन्हीं दो अजनास में नजर आती है। इस हवाले से आपको क्लिप दिखाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। के वादों और दावों के बावजूद जो अवाम है वो इस वक्त महंगा आटा और चीनी लेने पर मजबूर हैं। लकारी साहब, ये सिलसिला कभी रुक भी सकेगा? अवाम को कोई रिलीफ मिल सकेगा? महंगाई में कमी आ सकेगी आने वाले दिनों में? जब हम इस तरह के जो है ना वो सरकार के ढोल बजाना बंद करेंगे तभी ऐसा हो सकेगा। ये क्या बात है जनाब, रिटेल प्राइस बता रहे हैं, ये खुर्दा कीमत नहीं बता रहे हैं। यानी 98 रुपए में अगर कोई शख्स जो है वो बड़े ज़ख़ीरे की सूरत में कहीं से ख़रीदता है तो जब खुर्दा कीमत उसकी लगाई जाएगी वो तो और ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएगी। और इस तरह चीज़ें बढ़ती रही हैं। हमारे यहाँ चीज़ें बढ़ाने का एक तरीक़ाकार है, ये उसका नहीं है जो वो कर रहा है, जो नीचे बेच रहा है, वो जो खुर्दा फरोश है वो नहीं है, जो आटे की एक बोरी रख कर बेच रहा है वो नहीं कर रहा है। महंगाई तो ऊपर से आ रही है और ऊपर से नीचे तरफ आ रही है। चीनी ऊपर वालों ने महंगी की और नीचे तक आई, आटा ऊपर वालों ने महंगा किया और नीचे तक आया है। जो आखिर में ख़रीदार है बेचारा, उसकी तो खाल निकाल दी जाती है, उसके बारे में तो सोचा ही नहीं जाता है। हुकूमत को ऊपर से कीमतें कम करनी हैं। अब ऐसा नहीं है कि जनाब वो उनकी ऊपर की कीमतें जो हैं वो अगर इतनी बढ़ी हुई होंगी, आप 100 रुपए की चीज़ अगर किसी ने खरीदी है आखिर में आकर दुकानदार ने, तो वो अगर 105 का आप उसको कहेंगे नहीं तुम 90 रुपए में बेचो। वही मैं कह रहा है 100 रुपए में लेकर आया हूँ। हुकूमत ने टाइगर फोर्स को भी तो लगाया ना इस काम के लिए। टाइगर फोर्स और बढ़ाने के लिए है। टाइगर फोर्स जो है वो कीमतें और बढ़ाने के लिए, अब तक जिस तरह से उसने काम किया है वो हमारे सामने है। कहीं से कोई टाइगर हमें नजर नहीं आया है। इस तरह के टाइगर कुछ नहीं करते हैं। इस तरह के टाइगर्स जो है वो खत लिखते हैं। जिस तरह से सुमरियाल के असिस्टेंट कमिश्नर को खत लिखा गया, एक नाम निहाद कैप्टन टाइगर फोर्स का, और उनको धमकियां दी गई हैं। इस तरह की चीज़ें हैं। भाई आप क्या एक पैरेलल इंतजामिया बना रहे हैं, एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन ला रहे हैं, क्या आप करना क्या चाहते हैं? वो ये तो कोई बात ना हुई। और टाइगर फोर्स कोई चीज़ नहीं है, इट इज़ नथिंग। बस वही थे जो उस वक्त सामने मौजूद थे कन्वेंशन में, उसके बाद कहीं भी ग्राउंड पर नजर नहीं आते हैं। तो लगाई साहब, हुकूमत माफियाज को कंट्रोल क्यों नहीं करती? क्योंकि जब भी हुकूमती नुमाइंदों से बात की जाए वो कहते हैं माफियाज की वजह से महंगाई है। तो माफिया को कंट्रोल, माफिया हुकूमत में बैठी हुई है, इसके बेनिफिशियरी कौन है? उस तरफ जाए। आटा की कीमत महंगी होगी तो बेनिफिशियरी कौन होगा? चीनी की कीमत महंगी हुई तो बेनिफिशियरी कौन होगा? पेट्रोल की कीमत महंगी होगी तो बेनिफिशियरी कौन होगा? जो चीज महंगी होती है उसका बेनिफिशियरी कौन होता है? वो तो सरकार में बैठे हुए हैं। गाड़ियों की कीमत महंगी होगी, बेनिफिशियरी कौन होगा? वो तो सरकार में बैठे हुए हैं। तो सरकार इन चीजों पर क्यों नहीं काबू पाती है? तो अपोजिशन का जो प्रेशर है, पीडीएम जिस तरह से जलसे कर रही है, आपको लगता है हुकूमत कोई ऐसे इकदाम बनाएगी आने वाले दिनों में कि हुकूमत को परवाह नहीं है? हुकूमत को इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो गई। हुकूमत को इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि लोगों की जिंदगी जो है उसके अंदर जहर घोल दिया गया। उनको कोई बात नहीं है कि लोग भूख से मर रहे हैं, बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है। उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि ये जो आपकी सब्जियां हैं वो सैकड़ों में चली गई हैं और 500-500 रुपए में और 600 रुपए में सब्जियां आपकी मिल रही हैं, 350 रुपए में सब्जियां मिल रही हैं। किलो कोई सोचता भी नहीं था जिन चीज़ों के बारे में। वो जो चीज़ें 15-15, 20-20 रुपए में किलो मिलती थी, वो चीज़ें जो है वो सैकड़ों में चली गई हैं। तो हुकूमत को तो इशू ही नहीं है ना। हुकूमत इसको इशू ही समझती ही नहीं है। हुकूमत किसी अवामी मसले को अपना इशू नहीं समझती है। हुकूमत उस इंटरेस्ट को अपना मसला समझती है जो इंटरेस्ट वो जो लूट मार करने वाला है, जो माफिया के इंटरेस्ट में उनका हिस्सा है। पत्ती है, लेते हैं, अल्लाह खैर, लोग भुगतते रहे, माफिया अपनी कमाती रहे। ठीक है, हमें ब्रेक की जाने बढ़ना है। और नाज़रीन, ब्रेक से जब हमें तो कुछ और मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे, स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि आज वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबाई हैसियत देने का ऐलान किया गया है। कुछ और मौज़ूआत भी होंगे, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। गिलगित बल्तिस्तान को वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अबूरी सूबाई हैसियत देने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म आज चूंकि गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद थे, वहाँ पर उन्होंने खिताब भी किया। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी गिलगित में मौजूद हैं और वो रोज़ाना की बुनियादों पर वहाँ पर आवाम से खिताब कर रहे हैं। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शहरी रहमान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। कहिएगा, वज़ीर आज़म की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबाई हैसियत देने का फैसला किया गया है, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि पार्लियामेंट की कानून साजी के बगैर इस तरह से फैसला किया जाए और उसका ऐलान कर दिया जाए? जी बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये अहम इस तरह का ऐलान है, और जबकि पीपल्स पार्टी के मंशूब का हिस्सा है। हर दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान को हमने हमेशा एक न एक आगे शनाख्त दी है। पिछली दफ़ा भी उनको शनाख्त दी थी गिलगित बल्तिस्तान की, और उससे पहले भी मोहतरमा शहीद के दौर में भी लगाया गया था। तो जाहिर है उनके इस वक्त जो सूरत है गिलगित बल्तिस्तान में और उनके अपने हुकूक की तो एक बहुत पुरानी जद्दोजहद है। लेकिन इस तरह इलेक्शन से पहले फेडरल गवर्नमेंट को अनाउंस करना, इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनाना बिल्कुल किसी भी कायदे या ज़ाब्ते के मुताबिक है। इलेक्शन एक्ट 2017 जिसकी बुनियाद पर ये इलेक्शन हो रहा है, उसके बिल्कुल फर्क से उसके वायलेशन में है बल्कि, और इस पर तो बहुत लंबी आगे पेशरफ्त दूरअंदेश असरात हो सकते हैं। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर और उनके वजीर खासतौर से गंडापुर साहब जो वहाँ उतरे हुए हैं, ये भी इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट 2017 के बिल्कुल खिलाफ है। हर पिछले रिवायत के खिलाफ है। कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं जा सकता गिलगित बल्तिस्तान में जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाता है, उसके बाद वो नहीं जा सकते। तो आप लोगों की पार्टी की जानिब से इस पर फिर कोई बात की जाएगी, कोई एतराज उठाया जाएगा? जी, इतराज तो उठा लिया गया है। ये 2017 के एक्ट के खिलाफ तो हमारा ऑफिशियल लेटर भी हो चुका है, और गिलगित बल्तिस्तान की तंजीम हमारी माशाल्लाह काफी स्ट्रांग है। उन्होंने भी वहाँ चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान में ये फौरी तौर पर उसके खिलाफ पिटीशन एडमिट कर दिया है कि ये ना सिर्फ वहाँ आए हुए हैं, लेकिन कैंपेन का ये वफाकी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐलानात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करेंगे, ये नई तहसील बनाएंगे, ये नया मतलब हर किस्म की ये वहाँ वादे कर रहे हैं जो नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ये खिलाफ है इलेक्शन एक्ट के रूल्स के, और इलेक्शन कमीशन को बल्कि अच्छा, इलेक्शन रूल्स को भी अगर हम इलेक्शन रूल्स को भी एक तरफ कर देते हैं, सिर्फ ये पूछते हैं आपसे कि क्या आईनी तौर पर ऐसा कोई ऐलान मुमकिन है कि हम इसको, अगर इलेक्शन ना भी हो रहे होते, क्या वज़ीर आज़म किसी भी जगह पर किसी तकरीब से खिताब करते हुए किसी इलाके को सूबा करार दे सकते हैं? नहीं, देखिए, नहीं करार दे सकते और ना वो कर सकते हैं। ये तो उनको पार्लियामेंट की मेजॉरिटी चाहिए वगैरह, जो इन्होंने ये बस बातें हैं ना, जैसे इन्होंने बहुत सारी बातें पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन से पहले की थी। मंशूर में तो हमारे हैं, इनके मंशूर आप खोल के देख लें, सारे उर्दू में भी मौजूद हैं। में क्या है ये आप खोल के देखें, और पीपल्स पार्टी के मंशूर में क्या है ये भी आप खोल के देख लें। लेकिन फिर भी हमने कहा था ये अनाउंसमेंट इलेक्शन से पहले खासतौर से वफाकी हुकूमत को नहीं करना चाहिए। तो बस ये तो उनके सारे हाथ में वफाक के वसाइल होते हैं, तो ये तो खुलेआम सारे जो पाकिस्तान के रूल्स इलेक्शन के ओपन उसकी धज्जियां बिखेर रहे हैं, और लगता है कि उनको कोई मतलब मसला नहीं है, ना कोई ख्याल है कि हम किसी भी आइन और कानून के तहत काम करें। अब उन्होंने ओपनली कह दिया है, बस वो अच्छा, शहरी रहमान साहब ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जैसे कि गिजर में मौजूद हैं, उनकी जानिब से वहाँ पर खिताबात भी रोज़ाना की बुनियाद पर किए जा रहे हैं। अगर पीपल्स पार्टी जीत जाती है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस, तो पीपल्स पार्टी की तरफ से क्या किया जाएगा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को, उनके बुनियादी हुकूक मिल सके, उनके आइनी हुकूक उनको मिल सकें? जी, बहुत सारे हमारे हमने वादे, जो भी वादे पूरे किए हों। क्यों है इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी के लिए इतनी मोहब्बत? ये मोहतरमा शहीद ने जो एलर्ट किया, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पहले स्टेटस दिया, और बहुत सारी
जो वहाँ पे कॉलेज स्कूल है और उनकी जो बुनियादी उस पार्टी के अदवार में हमेशा हुई है। अच्छा, फिर पिछली हुकूमत जो थी हमारी, लास्ट हुकूमत थी जरदारी साहब की, उसमें उनको बहुत तारीखी एक स्टेटस दिया गया, वो गिलगित बल्तिस्तान की शनाख्त हुई, उनकी एक खास ऑटोनॉमी का एहतमाम किया गया, एक कदम और लिया गया, बहुत बड़ा कदम उनके हुकूक को शर्मिंदा ताबीर बनाने की। ये सिर्फ कागजी वादे नहीं होते हमारी तरफ, तो बहुत सारी बातें हैं। आप चाहे उनकी इकोनॉमी ले लें, उनके दूसरे मसाइल ले लें, आपका बहुत बड़ा मसला चल रहा है, रोजगार चल रहा है, पानी, और वहाँ पे एक अपनी उनकी फलों की और दूसरी चीज़ों की काश्तकारी भी चलती है। उनकी अपनी एक माइक्रो इकोनॉमी है जिस पर हमने बहुत फोकस भी किया है। पर इस वक्त देखिए जो वफाकी हुकूमत है वो किसी को वहाँ काम करने की या कोई हिसाब के मुताबिक इलेक्शन कंडक्ट करने की जगह नहीं देना चाहती, और बस चोर डाकू और गद्दार के नारे हैं। ये गुस्ताहियत के की बहुत ही वाज़ेह अलामत है कि जो बंदा खुद हो वो ठीक है, बाकी आपके मुखालिफिन सब गलत है। ठीक है जी। शहरी रहमान साहिबा पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी। बहुत शुक्रिया आपका शहरी रहमान साहिबा। लगा इसके ऊपर मैं पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रही थी, मुख्तसरन बताइएगा। हम फैसल साहब से भी बात करेंगे अमेरिकन इलेक्शंस के हवाले से, लेकिन ये जो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात होने जा रहे हैं, ये तीनों बड़ी सियासी जमातों के लिए किस कदर अहम है? देखिए, एक बहुत पाकिस्तान एक तो वहाँ बहुत सेंसिटिव इलाका है, एक तरफ चीन लगता है और एक तरफ जो है वो हमारा ऑक्युपाइड जो इलाका है कश्मीर का और जो लद्दाख का इलाका है वो लगता है, जो वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है, जो भारत के कब्ज़े में, नाजायज़ कब्ज़े में है। इसलिए इस इलाके की बहुत अहमियत है और इस इलेक्शन की भी बहुत अहमियत है। जिस पार्टी की कमिटमेंट होगी, डीप रूटेड कमिटमेंट होगी कश्मीरी अवाम के साथ, कश्मीरी लोगों के साथ और उनकी आज़ादी के साथ, जो जितना मुखलिस होंगे उतना ही वो यहाँ पर किरदार अदा कर सकेंगे। मेरा ख्याल ये है कि तमाम पार्टियों के लिए अहम है और गिलगित बल्तिस्तान हमारे लिए बिल्कुल इस वक्त, चूँकि कश्मीर के कुछ जो है वो कुछ इलाका इंडिया के नाजायज़ कब्ज़े में है, जो मौजूदा इलाका है ये हमारे लिए शहरग है और हम इसको उसी तरह से समझते हैं जिस तरह शहरग, क्योंकि हमारे जो सिल्क रोड है वो इस पर है, शाहरा रेशम इसी के ऊपर है और हमारे दरिया यहीं से बह कर आते हैं और हमारे लिए ख़ास तौर पर जो शेर दरिया है, दरियाए सिंध, वो इसी में से निकल कर हमारे पास पहुँचता है। तो हमारे लिए ये बहुत अहम है और जो भी पार्टी खुलूस नीयत से इस इलाके के गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की खिदमत करना चाहेगी, वो पार्टी इलेक्शन में भी कामयाब होगी और आगे भी बड़ी कामयाबी हासिल करेगी। ठीक है, अब कुछ अमेरिका के इलेक्शंस के हवाले से भी बात कर लेते हैं। नाज़रीन, 3 नवंबर को होने जा रहे हैं कि अमेरिका के सदारती इंतखाबात और इस वक्त सियासी दर्जा हरारत उरूज पर पहुंच चुका है। ट्रंप और जो बाइडन के दरमियान कांटे का मुकाबला है। चीफ न्यूज़ ऑफिसर फैसल अजीज़ खान साहब इस वक्त अमेरिका में ही मौजूद हैं, उनसे वहाँ की सूरत हाल मालूम करेंगे। फैसल साहब, आप वहीं पर मौजूद हैं, कैसी गर्मा गर्मी देख रहे हैं, क्या माहौल देख रहे हैं, किस तरह के इंतखाबात इस दफ़ा होने जा रहे हैं और किसकी जीत मुतवक्के है आपके ख्याल में? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि कौन जीतेगा। अच्छा। और उसकी वजह यह है कि बहुत सख्त किस्म के नैरेटिव्स के साथ दोनों पार्टीज, दोनों कैंडिडेट्स आगे हैं और नफरत का इस्तेमाल भी हो रहा है, रेसिज्म का इस्तेमाल भी हो रहा है, हर तरह के पत्ते खेले जा रहे हैं, कोविड का इस्तेमाल भी हो रहा है, मईशत का भी। और एक ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर अमरीका आके फंसा है कि अगर दोबारा ट्रंप आ जाते हैं तो क्या होगा, और अगर ट्रंप नहीं आते हैं और फिर मुनसिफाना तौर पर इक़्तिदार का आज़ादाना तौर पर और पुरअमन तौर पर इक़्तिदार की मुंतकली, वो तक एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मतलब लोग डरे हुए हैं कि अगर ट्रंप हार गए तो क्या होगा और अगर ट्रंप जीत गए तो क्या होगा। तो क्या ये समझा जा रहा है फैसल साहब, क्या ये बात समझी जा रही है कि अगर ट्रंप हार गए तो इक़्तिदार की मुंतकली आसानी से नहीं हो सकेगी? क्या इस तरह का खौफ मौजूद है? जी लगारी साहब, चूंकि 2-3 मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर क्लियर सवालों के जवाब ट्रंप ने नहीं दिए और न्यूयॉर्क टाइम ने, वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अखबारों ने और सीएनएन जैसे चैनल्स के अंदर ये डिबेट हुई कि क्या ट्रंप फौज को तलब कर लेंगे और क्या अब जो उन्होंने जजेस का एक सेटअप बनाया है और रिसेंटली एक जज को भी अपॉइंट किया है, तो अगर वैसा नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ चले जाएंगे। और जो वाइट सुप्रीमेसी वाला मामला है वो तेजी से ऊपर आया है और
वाइट मलाशियाज उनके फुटेज चल रहे हैं वेपन्स के साथ बहुत सारी रियासतों के अंदर। एक गवर्नर को जो है वो पिछले दिनों अगवा करने की कोशिश की थी, जो FBI ने नाकाम बनाई थी। तो सिनेरियो जो है वो पॉलिटिकल तो है, लेकिन उससे ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट सिनेरियो भी आपको लगता है फैसल साहब, आप वहां पर मौजूद हैं, ग्राउंड पर मौजूद हैं, वहां की सूरत हाल देख रहे हैं और आप बहुत दफा वहां पहले भी जा चुके हैं, आपको इस मर्तबा लगता है कि सुपर पावर जो यूनिपोलर वर्ल्ड की दावेदार सुपर पावर थी, जिसका ये कहना था कि वो यकसतूनी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, चीन की डेवलपमेंट के बाद क्या अमेरिका में सुपर पावर के खदशात, उस तहलील होने के खदशात, क्या ऐसे खदशात मौजूद हैं और ये इलेक्शन उसके नतीजे में कोई और अपना किरदार अदा कर सकते हैं? जी लगारी साहब, यही सबसे बड़ा सवाल है। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट सवाल है कि ये जिस नजरिए पर ट्रंप लेकर जा रहे हैं, क्योंकि इमिग्रेंट्स का मुल्क कहलाया जाता है अमेरिका, और ट्रंप कहते हैं कि वाइट्स का मुल्क है। वो डरे हुए हैं कि स्पेनिश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और आगे जाकर, क्योंकि स्पेनिश अब सेकंड लैंग्वेज भी हो गई, ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई अमेरिका की, तो आगे जाकर 2 डिकेड्स के बाद स्पेनिश इक्वल हो जाएंगे और आगे चले जाएंगे। और वो उन्होंने इस तरह के स्टेप्स लिए हैं, वीजे बंद किए हैं, इंडियंस के वीजे भी बंद किए हैं, H1 वीजे बंद किए हैं इन्होंने। तो वो जो चाइना के साथ मामला है उसके अंदर हार नजर आ रही है, और ये जिस मोड के अंदर है उस मोड के अंदर अमेरिका बहुत प्रेशर में है। कोई भी प्रेसिडेंट बनता आपको क्या लगता है फैसल साहब, अगर जो बाइडन आ जाते हैं और ये हार जाते हैं तो अमेरिका और चीन के ताल्लुकात किस नौइयत के होंगे? अगर ये हमारा सिनारियो ये है कि अगर जो बाइडन आते हैं और डोनाल्ड ट्रंप हार जाते हैं तो अमेरिका और चीन के ताल्लुकात किस नौइयत के होंगे? डायलॉग शुरू हो जाएगा, और एक ऐसा डायलॉग शुरू हो सकता है। मैंने यहाँ पे दोनों पार्टीज के टॉप लीडरशिप से गुफ्तगू की है, पाकिस्तानी कम्युनिटी के लीडरशिप से भी की है, कि हम डायलॉग से बाहर आ रहे हैं, चाइना के मामले में बाहर आए हैं और नफरत की तरफ गए हैं, और इकोनॉमिक की तौर पर भी दबाव में आए हैं। तो एक डायलॉग का प्रोसेस बाइडन वाले दौर पे शुरू होगा, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। अच्छा, हम एक मफरूजा बनाते हैं फैसल साहब, एक और मफरूजा ये बनाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं और जो बाइडन हार जाते हैं, तो इंटरनेशनल सिनारियो क्या बनेगा? चीन और अमेरिका के ताल्लुकात कैसे होंगे? और खुद अमेरिकी सोसाइटी जिस तरह से पहले उन्होंने अलग होने के ऐलान मुख्तलिफ सूबों की तरफ से जो है अलग होने के ऐलानात किए जा रहे थे, क्या इस सूरत हाल में और ज्यादा इस तरह के ऐलानात हो सकते हैं? ट्रंप जिस तरह की पॉलिसी लगारी साहब ले रहे हैं, वो हर आदमी को बहुत एग्रेसिवली, हर शोबे को बहुत एग्रेसिवली, हर मामले को इतना एग्रेसिवली ला के लेते हैं कि डायलॉग का हिस्सा नहीं छोड़ते, और दूसरे की ओपिनियन सुनने को भी तैयार नहीं होते, चटक कॉल देते हैं। मीडिया के साथ उनका यही रवैया है। कोविड वाले मामले में कल 1 लाख से ज्यादा पॉजिटिव केसेस अमेरिका में आए, उन्होंने डॉक्टर्स के खिलाफ स्टेटमेंट दिया है, सारी डॉक्टर्स कम्युनिटी को अपने खिलाफ बना लिया है, मुस्लिम्स को अपने खिलाफ बना लिया है, स्पेनिश लोगों को अपने खिलाफ बनाया है। वो सिर्फ एक तबके के लिए, उसको खुश करने के लिए, जो कि 70% है यहाँ का लोकल, जिसे हम कहें कि वो देही इलाके का गोरा व्हाइट सुपरमिस्ट, उसको ऊपर लाने के एफर्ट के अंदर लगे हुए हैं। और वो एक ऐसा गेम खेल रहे हैं कि अगर व्हाइट निकल आया 3 तारीख को, तो जितनी मेहनत इस वक्त सर्वे बता रहे हैं बाइडन जीत रहे हैं 70% पे, 80% पे, वो सर्वे फिर वैसे ही होंगे कि सर्वे हिलरी को कामयाब करार दे रहे थे और ट्रंप जीत गए। इस दफा भी ऐसे ही लग रहा है कि अगर वो जो भी लाइन खींच रहे हैं, अगर गोरा निकल आया, लोकल गोरा निकल आया, तो फिर सिनेरियो वही होगा जो पिछले 4 साल पहले जो इंतखाबात के अंदर सिनेरियो था। तो टफ है ये, और सिनेरियो इतना आसान नहीं है और मुश्किल है अभी ये बताना कि कौन जीतेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फैसल अजीज खान साहब। और नाज़रीन, इस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां महमूद रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। उनसे क्योंकि हम गिलगित बल्तिस्तान के ही इलेक्शंस के हवाले से बात करना चाह रहे थे। मियां महमूद रशीद साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से आज गिलगित बल्तिस्तान को बुरी सूबाई हैसियत देने का फैसला किया गया है, लेकिन इस हवाले से कोई पार्लियामेंट से मुशावरत तो नहीं की गई। तो अब आप क्या समझते हैं कि मतलब इस तरह से पॉसिबल होता है कि आप पार्लियामेंट की कानून साजी के बगैर कोई फैसला करें? देखिए, उन्होंने अनाउंस किया है और उसके बाद इसके ऊपर बाकायदा जो भी जरूरी कानून साजी होना होगी वो तो लाजमी होगी, लेकिन उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है और मैं समझता हूँ कि ये एक तारीखी फैसला है। गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो है वो बहुत अर्जे से इस बात का मुतालबा कर रहे थे कि हमारी भी इस तरह की बाकायदा एक हमारी सूबाई हैसियत होनी चाहिए,
और ये फैसले से अच्छा महमूद रशीद साहब, एक सवाल और खड़ा हुआ है, हमें चाह रहे हैं कि इस पर ज़रूर आप बात करें। आपको जब इलेक्शन कवायद बने हैं, जवाबित बने हैं, तो उसके मुताबिक वज़ीर आज़म या कोई वज़ीर जाकर किसी इंतखाबी मुहिम में या इस तरह के ऐलानात नहीं कर सकते। आप ये समझते हैं कि कवायद और इसकी खिलाफ वर्जी नहीं हुई है जब वज़ीर आज़म ने इस तरह ऐलान किए हैं, या जिस तरह से गंडापुर साहब वहाँ पर मौजूद हैं, तो इन चीज़ों के बारे में आप क्या फरमाएंगे? मेरा नहीं ख्याल कि प्राइम मिनिस्टर कहीं नहीं जा सकते और कोई ऐलान नहीं कर सकते और इससे कोई इंतखाबी कवानीन की खिलाफ वर्जी होती है। यह है कि उस मुहिम के दौरान बढ़ चढ़ कर गुजरा हिस्सा लें, मेरा ज़ाती ख्याल है कि इसमें तो वर्जी होगी। तो मियां महमूद रशीद साहब, क्या ये समझा जाए कि जिस तरह अचानक से गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने का ऐलान किया गया, इसी तरह सराइकी सूबा बनाने का ऐलान भी अचानक से कर दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं, हम सराइकी सूबा नहीं, ये जो जनूबी पंजाब के बारे में अलग सूबे का हमारा कौम से वादा है, इसके लिए अमली इक़दाम हम उठा रहे हैं। उसका सेक्रेटेरिएट भी बना गया है और वहाँ पर पूरा एक सिस्टम, तमाम सेक्रेटरी 16 डिपार्टमेंट जो है वो डिवॉल्व होके उनके वहाँ इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीज बैठा दिए गए हैं। तो आइंदा चूँकि इसके भी हमें रिक्वायरमेंट होगी, हमारी असम्बली के अंदर 2/3 अक्सरियत से सूबे ने बनना है, तो ये आइंदा जब हमारा होमवर्क मुकम्मल हो जाएगा और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इसके ऊपर हमारे ऑन बोर्ड आएंगी तो ये फैसला होगा। ये पार्टी क्योंकि अपने अपने दौर में ये भी वादा करती रही हैं, लेकिन इनमें से किसी ने भी उस वादे को पूरा नहीं किया। और अब अगर इस वादे को जब हम अमली जामा पहनाएंगे और ये अगर हमारी मुखालफत करेंगी तो अवाम के सामने एक्सपोज होंगी और लोगों को पता चलेगा कि ये खाली दावे करते थे, जब अमल का वक्त आया मियां साहब, तो ये अलग सूबे के लिए। मियां साहब, एक बड़ा अहम सवाल जो है, एक बड़ा अहम सवाल है जो सूरत हाल गर्दिश कर रही है। आप लाहौर में हैं और लाहौर में जिस तरह के बैनर लग रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें लगता है कि एक नई चपकलिश, एक नई अवैध सियासत के अंदर आ गई है। और फिर एक बयान को ज़्यादा लिया गया है और एक बयान पर बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है, ख़ास तौर पर उस बयान को जो जनाब फवाद चौधरी साहब ने दिया, और उसके ऊपर बात नहीं हो रही है, जबकि इंडिया में भी उस पर बात हो रही है और मोदी तक जो है इस पर बात कर रहे हैं। तो इसको आप क्या कहेंगे कि एक बयान जिसमें पुलवामा की जिम्मेदारी कबूल करते हैं एक वफाकी वज़ीर, और एक दूसरा बयान जिसमें वज़ीर ख़ारजा के बारे में एक बात की गई है, तो इसको कैसे करेंगे? इसको ये भी कहा जा रहा है कि जनाब इस आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाएगी या की जानी चाहिए, तो इस पर बताएं। देखें, यार सादिक साहब का जो बयान पार्लियामेंट के अंदर है, उस बयान के बारे में तो कोई दूसरी राय नहीं है कि इससे पाकिस्तान को इंतहाई ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और एक ऐसी फतह जिसके बारे में कोई दूसरी राय नहीं थी और इंडिया उसको बुरी तरीके से ये आनी पड़ी थी। उनके इस बयान से इंडिया के अंदर खुशी के शादियाने बज रहे हैं और जिस तरह से इसको पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जी ये मजबूरन इन्होंने अभिनंदन को छोड़ा और ये हमारे दबाव की वजह से छोड़ा था, वरना इस तरह की कोई बात नहीं। बस ये फवाद चौधरी साहब कौम ने मुस्तरद किया है। तो फवाद चौधरी साहब के बयान के बारे में फवाद चौधरी साहब का क्या बयान आया? नहीं, फवाद चौधरी साहब ने तो कहा है कि पुलवामा में वज़ीर आज़म साहब ने कमाल कर दिया। पुलवामा को तो उन्होंने वो दिया है कि जैसे खुदा न खास्ता ये पाकिस्तान ने किया हो। उनके तो अंदाज गुफ्तगू से यही है और जिस तरह से वो ऑन कर फवाद चौधरी का अगर कोई काबिल एतराज बयान है तो उस पर भी बात पुरस होनी चाहिए। ये तो फार्मूला सबके लिए होना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि यार सादिक साहब ने तो एक पूरी प्लानिंग है इनकी पार्टी की, उसी प्लानिंग में ये आगे बढ़ गए और ताबड़तोड़ हमले जो रियासत के ऊपर और रियासती अदारों के ऊपर ये उसका सलसल है, इसलिए इसको किया जाना जरूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मियां महमूद रशीद साहब। लड़ाई साहब आप भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अब अगले हफ्ते आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।